वेलकम टू दी आर्ट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो हमारे आज का जो टॉपिक है वो हिस्ट्री क्लास 12th के तीसरी किताब का तीसरा चैप्टर महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट का नया टॉपिक क्या है? महात्मा गांधी अ लीडर अनाउंस हिमसेल्फ। कि मतलब किस प्रकार से जब महात्मा गांधी हमारे भारत में आए तो उन्हें अपने आप को एक लीडर के रूप में स्थापित किया। हमारे भारत में आए तभी भी कैसे स्थापित किया और भारत में आने से पहले अपने आप को कैसे स्थापित किया। तो किस प्रकार से एक व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति जो इंग्लैंड जाता है पढ़ने के लिए और वकालत करने के लिए, तो वहाँ जाता है, पढ़ाई करता है, लॉयर बनता है और जब वो भारत वापस लौट करके आता है तो वो एक साधारण सा इंसान होता है। जैसे कि आप अपने हिस्ट्री के तीसरे की चैप्टर की जब आप पन्ना घुमा करके देखोगे तो आप देखोगे कि महात्मा गांधी जो कोट में सूट में पहन के बैठे हैं, मतलब वो एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली के जैसे दिख रहे हैं। लेकिन किस प्रकार से उनके जीवन में एक परिवर्तन आता है और वो अपने आप को राजनीतिक जीवन में अपने आप को झोंक देते हैं और कैसे उनके इस नए जीवन की शुरुआत होती है, नए पारी की शुरुआत वो कहाँ से करते हैं? साउथ अफ्रीका से करते हैं। तो आइए देखते हैं उनके इस नए जीवन की शुरुआत के बारे में कि जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में करी और भारत में करी। तो उसकी एक झलक अभी देखते हैं और आने वाले समय में और भी उनके और झलकें हमें देखने को मिलेगी, जैसे कि किस प्रकार से वो इंडियन लोगों के साथ में जुड़ेंगे। अभी हम क्या करेंगे, ये एक ही ले रहे हैं और एक और टॉपिक लेंगे हम आगे चल करके। कौन सा? कि महात्मा गांधी जन नेता कैसे बने, हाउ ही बिकेम अ पॉपुलर लीडर अमंग द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया। उसको करके हम एक अलग से करेंगे। अभी ये क्या है कि एक बिगिनिंग है, ये उनका इंट्रोडक्शन है महात्मा गांधी का कि वो लीडर कैसे बने। आगे चल के इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तो ये आपके लिए एक छोटा सा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो की तरह है कि किस प्रकार से वो अपने आप को स्थापित कर रहे। तो चलिए, पहली चीज तो ये क्या कि महात्मा गांधी कब आए? महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से हमारे भारत में लौटे जनवरी 1915। कब लौटे? जनवरी 1915। इनका पूरा नाम क्या है? एक कभी कभी आपके अगर पेपर बहुत इजी बनेगा तो आपके ये वेरी शॉर्ट में या एमसीक्यू में आ सकते हैं, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी। तो इनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। तो पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। रिटर्न टू इंडिया, रिटर्न टू हिज होमलैंड, मतलब भारत में लौटे आफ्टर 2 decades ऑफ रेजिडेंस इन अब्रॉड। मतलब ये साउथ अफ्रीका दूसरी बार वापस कब गए थे? 1893 में गए थे और वापस कब लौटे? 1915। मतलब ऑलमोस्ट 2 decades। दूसरे शब्दों में कहूं तो लगभग 22 साल उन्होंने साउथ अफ्रीका और बाहर की भूमि पर निकाला उन्होंने। ऐसे में बोला कि जब लगभग 2 decade बाद में, 2 decade के बाद जब लौट करके आए तो इस दौरान जब वो गए थे तब कैसे थे, आए तब कैसे है, मतलब उनकी पर्सनैलिटी में क्या चेंज हुआ, किस प्रकार से उनकी पर्सनैलिटी एक नई बन गई है कि एक कॉमन पीपल, एक मिडिल क्लास आदमी कैसे एक मास लीडर बन जाता है, कि कैसे उसकी बातें पूरी दुनिया भर में होने लग रही है। किस प्रकार से जब वो भारत में लौट करके आता है तो जो इंडियन लोगों के लिए जो एक नया नया नाम होता है, लेकिन फिर भी उसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग सेरेमनी में उनको बुलाया जाता है एज अ गेस्ट लेक्चर, कि मतलब उनको एज अ गेस्ट बुला करके उनसे ना उनके कुछ है ना भाषण देने के बोला जाता है कि क्योंकि वहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े लीडर्स आते हैं, जहाँ पर है ना बीएचयू में डोनेशन करने वाले और इंडिया के बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं। तो उन सब के बीच में गांधी जी कैसे अपने आप को सीमेंटिफाइड करेंगे, एड्रेस करेंगे, बताएंगे। तो उस बारे में हम देखने जा रहे हैं। दीज ईयर्स, कौन से वाले साल? ये वाले साल 1893 से लेकर 1915 वाले साल। दीज ईयर्स हैड बीन स्पेंड फॉर मोस्ट पार्ट इन साउथ अफ्रीका। बोला कि ज्यादातर समय कहाँ पर निकाला इन्होंने? दक्षिण अफ्रीका में निकाला। वेयर ही वेंट एज अ लॉयर। वहां पर जब वो गए तो एक साधारण वकील के अनुसार वकील थे। क्या थे? एक ऑर्डिनरी लॉयर थे। एंड इन टाइम, बोला समय के साथ, क्या बोला? एंड इन टाइम बिकेम अ लीडर ऑफ द इंडियन कम्युनिटी इन दैट टेरिटरी। क्या बोला? बिकेम अ लीडर ऑफ द इंडियन कम्युनिटी इन दैट टेरिटरी। टेरिटरी मतलब जगह, कौन सी जगह? साउथ अफ्रीका। बोला कि किस प्रकार से जब वो साउथ अफ्रीका गए तो वो एक साधारण से वकील थे। क्या थे? एक साधारण से वकील थे और अपने आप को एक है ना
वहाँ साउथ अफ्रीका में भारतीय लोगों का एक बहुत बड़ा नेता बन करके उभर करके आए। कौन? महात्मा गांधी। देखो साउथ अफ्रीका में क्या होता है ना, वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब रंग भेद की जो राजनीति है वो बहुत ज़्यादा चलती थी उस समय पर। और ऐसे में जो भारतीय समुदाय के लोग जो दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, उन पर वहाँ पर शासन करने वाले गोरे अंग्रेज बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। उनके अधिकार सब कुछ खत्म कर रखे थे, बिल्कुल भी अधिकार नहीं थे वहाँ पर। यहाँ तक कि इतना दबा करके अगर आप शादी भी करते हो तो आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है कि आपने किसके साथ शादी की। मतलब एक तरीके से आपका हर प्रॉपर डॉक्यूमेंट वहाँ पर रहता है और वो आपके अधिकारों को बिल्कुल भी वहाँ चलने नहीं देते। ऐसे में जितने भी भारतीय लोग वहाँ पर मौजूद थे जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे, उन सबका साथ दिया किसने? महात्मा गांधी जी ने। और एक लंबा समय बिताया और उन लोगों की एक नई उम्मीद की किरण बता करके दी कि देखो आप ऐसा फाइट कर सकते हो, ये तरीका बताया उनको। क्योंकि वहाँ के जो भारतीय समुदाय के जो लोग थे वो अपने अधिकार को लेकर जागरूक तो थे, मतलब सजग तो थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इस अन्याय का विरोध कैसे किया जाए। तो महात्मा गांधी उनके लिए क्या है? रे ऑफ होप है, मतलब एक उम्मीद की किरण है, एक सूर्य की किरण है जो उनके लिए आई है और जो उन्हें रास्ता बता रही है। इसीलिए जितने भी जो लोग हैं वो महात्मा गांधी के बताए हुए पद चिन्हों पर चलते हैं, उनको फॉलो करते हैं। और यहीं पर गांधी जी अपने लाइफ का पहला एक्सपेरिमेंट करेंगे, सत्याग्रह। क्या करेंगे? अपने लाइफ का पहला एक्सपेरिमेंट करेंगे, सत्याग्रह। क्योंकि इस समय से पहले दुनिया में किसी ने भी सत्याग्रह नाम की चीज से कभी भी ना लड़ाई नहीं लड़ी है। बोला कि ये अपने आप में यूनिक है। आप कभी भी इतिहास पढ़ो, किसी का भी इतिहास पढ़ो, जिस प्रकार से महात्मा गांधी अपने मूवमेंट को लीड करते हैं, जिस प्रकार से महात्मा गांधी किसी चीज को लेकर के अपना नजरिया रखते हैं, वैसा कोई नहीं रख पाता है। क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता है कि आप नॉन वायलेंट मोड से भी अपने लड़ाई लड़ सकते हो और जीत सकते हो। ये साबित करके दिखाया किसने? महात्मा गांधी ने। इसी की चर्चा दुनिया भर में होगी, जब वो भारत में लौटेंगे तभी भी यही होगा। इसलिए तो उनको बुलाएंगे बीच की। एक इतिहासकार है, एक हिस्टोरियन है, उनका नाम है चंद्रन देवांसन। क्या नाम है उनका? इतिहास हिस्टोरियन है चंद्रन देवांसन। वो एक स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या स्टेटमेंट बोलते हैं वो? ये आपके छोटे सवाल में आ जाएगा। चंद्रन देवांसन हैज रिमार्क, उन्होंने एक रिमार्क किया है। क्या? कि साउथ अफ्रीका, किसके बारे में बोला? कि साउथ अफ्रीका क्या है? बोला साउथ अफ्रीका इज द मेकिंग ऑफ महात्मा। क्या है? साउथ अफ्रीका इज द मेकिंग ऑफ महात्मा। मतलब ये आपके एक नंबर के वेरी शॉर्ट में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है। क्या ये आपके एमसीक्यू में कैसा आएगा? हु सेड दिस स्टेटमेंट? साउथ अफ्रीका द मेकिंग ऑफ महात्मा। 4 ऑप्शन दे देंगे आपको। चंद्रन देवांसन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपको पता है किसका नाम लेना है आपका? चंद्रन देवांसन। या फिर आपके सवाल है, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन चंद्रन देवांसन विच प्लेस इज नोन एज द मेकिंग ऑफ द महात्मा? साउथ अफ्रीका। तो इन बड़े सवालों के अंदर हमारे छोटे सवाल भी है, तो हमें वो ढूंढने पड़ेंगे, वो निकालने पड़ेंगे। तो इस बात की मैं पूरी श्योरिटी रख रहा हूँ कि आपके बड़े सवालों की खोज में हम छोटे सवाल ना भूल जाए, इसलिए मैं सबको साथ में लेकर के चल रहा हूँ। जहाँ जहाँ पर कुछ भी महत्वपूर्ण चीज़ है तो उसको छोड़ नहीं रहा हूँ, साथ में लेकर चल रहा हूँ। ठीक है ना? तो बड़े सवाल में हमें हमारा एक और सवाल मिल गया। कौन सा? कि साउथ अफ्रीका इज द प्लेस विच इज नोन एज द मेकिंग ऑफ द महात्मा। एक आम आदमी जाता है वकील की तरह, लेकिन जब लौट करके आता है तो वो महात्मा गांधी बन जाता है। जगह कौन सी है? साउथ अफ्रीका। बोला किसने? इतिहासकार चंद्रन देवांसन ने। ठीक है ना? तो इसीलिए तो बोला कि मेकिंग ऑफ द महात्मा। पहले तो मोहनदास करमचंद गांधी थे, एक साधारण सा वकील व्यक्ति था, लेकिन अब बन चुका है वो महात्मा गांधी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो रास्ता बताया, जो पथ बताया, एक महात्मा ही बता सकता है। क्योंकि आप किसी से भी पूछोगे कि आपको अपने अधिकारों की लड़ना, तो बोला कि लड़ के लेना पड़ेगा, लेकिन महात्मा व्यक्ति की तरह है। क्या? कि नहीं, सत्याग्रह से करो। और इनकी ये क्या था ना, इनकी ये ब्यूटी है। कैसे ब्यूटी है? कि बोला कि आप ये ऐसा मेथड बताएंगे जिनके मेथड अगर आप सुनोगे ना तो आपके पेरेंट्स भी बोलेंगे बेटा तू भी जा, तू भी पार्टिसिपेट करे। क्योंकि जनरली ना दूसरे लोग जो बोलते हैं ना वो एग्रेसिव होते हैं कि नहीं लड़ना पड़ेगा, आपको भी लट उठानी पड़ेगी, मारना पड़ेगा, मतलब जहाँ वायलेंस होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो आप ऐसे में जो पेरेंट्स होते हैं कभी भी अपने ना बच्चों को भेजना प्रेफर नहीं करेंगे, औरतें जाना प्रेफर नहीं करेंगे, बोले कि वहाँ पर हिंसा हो सकती है, वायलेंस हो सकता है, मारपीट हो सकती है, खून खराब हो सकता है। लेकिन अगर आप महात्मा गांधी के साथ हो तो इनका कोई नामो निशान नहीं है। बोला कि शांतिप्रिय तरीके से भी, हाँ समय लगेगा, उनका तरीका अलग है,
समय लग सकता है, लेकिन उनका तरीका वैसा है जिसमें सभी लोग पॉइंट है वो हमारे प्रीवियस पॉइंट का एक्सटेंशन पॉइंट है। मतलब जो हमने जस्ट अभी एक कंक्लूड किया ये उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है। कैसे, यहाँ देखिए, इट वाज साउथ अफ्रीका, बोला कि ये साउथ अफ्रीका ही थी, दैट महात्मा गांधी फर्स्ट फोर्ज मतलब बनाना, फोर्ज मतलब बनाना मतलब जोड़ना, बनाना या जोड़ना। इट वाज इन साउथ अफ्रीका दैट महात्मा गांधी फर्स्ट फोर्ज द डिस्टिंक्टिव, अपने आप में विशेष, डिस्टिंक्टिव क्या होता है, विशेष, स्पेशल, या लिख लो आप विशेष या स्पेशल। ठीक है ना। डिस्टिंक्टिव टेक्निक मतलब तरीका, टेक्निक ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, क्या बोला, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, अहिंसक आंदोलन, क्या बोला, अहिंसक आंदोलन, ऐसा आंदोलन जिसमें कोई हिंसा नहीं है, नॉन एस सत्याग्रह, ये गांधी जी का इनोवेशन है। क्या है ये आपके गांधी जी का इनोवेशन है। तो गांधी जी ने क्या इनोवेट किया, सत्याग्रह किया। बोला कि साउथ अफ्रीका ही वो भूमि थी, जगह थी जहां से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह नाम की चीज आपको बना करके दी, आपको बताई कि ऐसी कोई चीज हो सकती है जिसके माध्यम से आप अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हो, आप अपने अधिकार के लिए डिमांड कर सकते हो। वो क्या है, नॉन वायलेंट, मतलब आपके बिना हिंसा के, अहिंसा के द्वारा भी आप कुछ हासिल कर सकते हो। तो ये महात्मा गांधी का इनोवेशन है। इनोवेशन अर्थात नवाचार है। आप नवाचार बोलो हिंदी में और इंग्लिश में बोलो इनोवेशन, बात एक ही है। तो क्या है कि ये अपने आप में इनोवेशन है, क्योंकि इससे पहले पॉलिटिक्स में आज तक किसी ने भी ना सत्याग्रह या नॉन कोऑपरेशन, नॉन वायलेंट मेथड ऑफ प्रोटेस्ट किसी ने नहीं अपनाया था। इसीलिए ये अपने आप में यूनिक है। इनकी डिमांड जो है मास कम्युनिकेशन, मास पीपल के बीच में बहुत ज़्यादा इसलिए बनती है क्योंकि ही बिलीव्स इन नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। बोला कि हम आपका विरोध करेंगे, लेकिन आपके विरोध में किसी प्रकार की हिंसा नहीं होगी। महात्मा गांधी हिंसा अहिंसा में भी एक पॉइंट आगे चले जाएंगे। बोले ये कि मैं आपके साथ फिजिकल वायलेंस तो दूर की बात है, मतलब है ना जो नॉर्मल आपके साथ मारपीट करने दूर बात, मैं अपने विचारों में भी आपके साथ हिंसा नहीं कर सकता। मतलब गांधी जी कभी भी ये भी नहीं बोलेंगे क्या कि मन में भी नहीं सोचेंगे क्या कि इसका हाथ टूट जाए, इसका पैर टूट जाए, ये मर जाए, नहीं, ये भी नहीं बोला। अगर ऐसे विचार मेरे मन में आते तो भी मैं हिंसा कर चुका हूँ। तो बोला कि ना तो फिजिकल हिंसा होनी चाहिए, ना मेंटल, मतलब ना मानसिक रूप से भी आपके मन में विचार नहीं आना चाहिए कि भाई आदमी इसके साथ कुछ गलत हो जाए। तो ये उनका नॉन वायलेंस इतना स्ट्रांग है कि आप अपने विचार के अंदर भी हिंसा के बारे में मत सोचो। इसीलिए क्या है ना कि बोला कि किस प्रकार से ये अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हैं, क्यों लोग इनके साथ में जुड़ रहे हैं, क्योंकि बोला इनका जो तरीका है वो सभी को पसंद आ रहा है, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, बच्चे हो। आप कभी देखना गांधी जी के प्रोटेस्ट मूवमेंट में या गांधी जी का जब कभी भी कोई मार्च होगा, पैदल यात्रा होगी, कहीं पर भी होगा जहाँ पर वो बुलाएंगे, लोग आएंगे जरूर, सब आएंगे, बड़े आएंगे, बूढ़े आएंगे, बुजुर्ग आएंगे, औरतें आएंगी, सभी लोग आएंगे, शामिल होंगे। लेकिन बाकियों के में देखा क्या ना कि खास करके ना युवा नौजवान ही आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर कितना रिस्क इन्वॉल्व है। तो बड़े बुजुर्ग और औरतें, बच्चे आते नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी के प्रोटेस्ट मूवमेंट के अंदर ऑल इंक्लूसिव है, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी, विचारधारा ही ऐसी है कि सभी लोगों को वो शामिल कर सकता है अपने इस आंदोलन के। फर्स्ट प्रमोटेड हार्मनी बिटवीन, हार्मनी मतलब सामंजस्य, हार्मनी का मतलब क्या होता है आपका, सामंजस्य, कि सभी को बीच में हार्मनी स्थापित करता है बिटवीन रिलीजन्स। बोला कि अलग अलग धर्मों के जो लोग हैं उन सब के बीच में हार्मनी स्टैब्लिश करता है। क्यों, गांधी जी का जो तरीका है वो सभी धर्मों, ऐसा है कि जिसमें सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग साथ में आकर के बैठते हैं, है कि नहीं है। तो हार्मनी बिटवीन द रिलीजन, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख, ईसाई, कोई भी हो, सबके बीच में ना मेल जोल का व्यवहार बना करके रखते हैं। एंड फर्स्ट ऑल्टर्ड, ऑल्टर्ड का मतलब होता है बदलना, क्या होता है, बदलना। किसका मतलब होता है, ऑल्टर्ड का। फर्स्ट ऑल्टर्ड दी अपर कास्ट, कौन सा वाला, अपर कास्ट, जो आपके हिंदू धर्म के अंदर जो जातिवाद में जो अपने आप को उछले बड़े स्तर का जो बताते हैं, अपर कास्ट इंडियंस टू देयर डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट ऑफ लोअर कास्ट, लो कास्ट एंड विमेन्स। बोला कि महात्मा गांधी की वजह से जो हमारे भारत में हिंदू धर्म में जो जातिवाद होता है, ये बोला कि हमारे भारत में जो पर्टिकुलरली हिंदू रिलीजन में जो अपर कास्ट
और लोअर कास्ट के बीच में ना जो जातिवाद हो रहा है, उस जातिवाद को रोकने का काम करते हैं कौन? ये महात्मा गांधी। कैसे कि उनके विचार बदल देते हैं वो, किनके? जो जो आपके ना जातिवाद कर रहे हैं, कौन? अपर कास्ट हिंदू, जो लोअर कास्ट हिंदू के साथ जातिवाद, उसको रोक देते पूरी तरीके से। कैसे रोकते हैं? महात्मा गांधी को पता है कि अगर हमें अपने कॉमन एनिमी के साथ में लड़ना है तो हमारे बीच के, हमारे आपस के अंदर के जितने भी झगड़े, हमें उनको सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा। कहता ना कि फर्स्ट अरेंज योर हाउस, पहले आप हमेशा अपने घर को संवारो पहले, बाद में बाहर लड़ना। क्यों? अगर आप घर में ही बटे हुए हो तो आप बाहर वाले दुश्मन का कभी सामना नहीं कर पाओगे। इसलिए इन्होंने क्या किया कि चाहे वो धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, या लिंग के आधार पर हो, यानी मेल फीमेल वाला डिस्क्रिमिनेशन हो, अपर कास्ट हिंदू लोअर कास्ट हिंदू का जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, या फिर ना हिंदू मुस्लिम के बीच का जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो डिफ्रेंसिएशन है, उसको रोकना जरूरी है। तभी जब साथ में होंगे, वही बात है ना कि अगर एक है तो मजबूत है, अगर बिखरे हुए हैं तो कमजोर है। तो बोला कि ये क्या है, सभी छड़ियाँ हैं, साथ में जोड़ के रखोगे तो नहीं टूटेगी, अगर अकेली रहेगी तो सब टूट जाएगी। इसलिए ना इन्होंने, और आप हमेशा देख लेना, अगर आपको महात्मा गांधी जी आपको कभी भी मिलेंगे तो कहाँ पर मिलेंगे? हमेशा हरिजन बस्ती के बीच में मिलेंगे। ये भी एक स्ट्रेटेजिक, ये भी ना महात्मा गांधी की एक स्ट्रेटेजी है। बोला अगर मैं सवर्ण वर्ग के समुदाय के लोगों के साथ में रहूंगा तो क्या होगा कि सवर्ण वर्ग के लोग कभी भी, जो निम्न स्तर के जिनको कहते हैं कि भाई हरिजन, जो इनको कभी भी उस क्षेत्र में आने नहीं देंगे और कभी भी इसमें साथ में शामिल होने नहीं देंगे, और समाज में मैं कभी भी ना जो इक्विलिब्रियम में, मतलब समानता नहीं ला पाऊंगा। इसलिए बोला कि महात्मा गांधी जी हमेशा जहाँ कहीं पर भी जाएंगे तो वो हमेशा हरिजन बस्ती में रुकेंगे। कहीं पर भी जाएंगे तो महात्मा गांधी हमेशा हरिजन बस्ती में रुकेंगे। ऐसा क्यों? बोला कि जब वो हरिजन बस्ती में रुकेंगे और जब कभी भी किसी को भी महात्मा गांधी जी से मिलना हो, चाहे वो सवर्ण वर्ग का हो या चाहे किसी भी वर्ग का हो, तो उसे खुद को चला करके महात्मा गांधी के पास में आना पड़ेगा। ऐसे में क्या होगा कि जब वो हरिजन बस्तियों में एंटर करेंगे तो क्या होगा कि उनके भी धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि जब वो हरिजन लोगों के साथ में धीरे धीरे भेदभाव को कम कर देंगे। इसीलिए ना इनकी स्ट्रेटेजी है महात्मा गांधी जी की, किस प्रकार से मैं हर स्तर पर, हर प्रकार से, हर वक्त किसी भी प्रकार से जो डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे वो रिलीजन का हो, चाहे वो कास्ट का हो, या फिर जो भी ना मेल फीमेल वाला जो होता है, इसको मैं कैसे कम करूँ। तो इनकी हमेशा अलग अलग स्ट्रेटेजी रहती है। तो बोला कि इसी प्रकार से हमेशा हरिजन बस्ती में मिलेंगे। और महिलाएं, हाँ, महात्मा गांधी की जनसभाओं में, महात्मा गांधी के जो आश्रम से, वहाँ पर आपको महिलाएं आपको अक्सर बड़ी तादाद में मिलेगी। ये अपने आप में दिखाता है कि महिलाओं का महात्मा गांधी के प्रति कितना विश्वास है। उन्हें पता है कि जिस प्रकार से ये समाज में परिवर्तन, जिस प्रकार से देश में परिवर्तन ला रहे हैं, उसी प्रकार से ये हमारे समाज में भी परिवर्तन ला सकते हैं और वहाँ पर महिलाओं की स्थिति को और सुदृढ़ और सरल बना सकते हैं, क्योंकि इनकी अपील लोग मानते हैं। और ऐसे में अगर महिलाओं के खिलाफ अगर किसी प्रकार की भी घरेलू हिंसा या जातीय हिंसा या सामाजिक हिंसा हो रही, तो उसको रोकथाम करने की जिम्मेदारी कौन ढंग से ले सकता है? तो वो है महात्मा गांधी। इसलिए ना हम देखेंगे कि ना इनके आश्रम से महिलाएं बहुत मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात, जहाँ पर हमारे भारत में हम देखते हैं कि घूंघट वाली व्यवस्था है, कि पर्दे वाली जो व्यवस्था है, घूंघट वाली व्यवस्था, चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, तो किसी भी बाहर वाले व्यक्ति के सामने घर की जो औरतें होती है वो अक्सर अपने आप को घूंघट में ले लेती है। लेकिन महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके आश्रम में महिलाएं आती हैं, बैठती, अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो बताती है। तो ये दिखाता है कि परिवार के लोगों को भी महात्मा गांधी में कितना ट्रस्ट है कि हाँ, ये व्यक्ति जो है कि सही है। तो वो मतलब परिवार के लोग अपनी औरतों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने बगैर घूंघट बैठने के लिए अलाउ कर रहे हैं, उनकी जनसभाओं में जाने के लिए भी अलाउड कर रहे हैं। ये भी दिखाता है कि महात्मा गांधी के प्रति लोगों में इतना ट्रस्ट कैसे आ चुका है। क्यों वो अपने आप को ना एक मास लीडर की तरह स्टैब्लिश कर रहे हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी खुद स्टैब्लिश नहीं कर रहे हैं, महात्मा गांधी की जो पॉलिसीज है, उनके काम करने का जो तरीका है, वो अपने आप में क्या है कि स्थापित कर रहा है कि महात्मा गांधी पे लोगों का इतना विश्वास क्यों है। तो यही है हमारा टॉपिक आज का, क्या? महात्मा गांधी अ लीडर अनाउंस हिमसेल्फ। तो आपके ना एक और मैं करवाऊंगा जहाँ पर वो पॉपुलर कैसे बनते लोगों के बीच में, वो BHU की स्पीच के बाद में जो होगा सारा का सारा चरखा वाला, जो नॉर्मल कपड़े वाला जो पहनते हैं वो धोती वाला, तो उसको मैं अगले वाले क्लास में ले लूँगा। गला बैठा लग रहा है मेरा। तो ऐसे में हम ये देखेंगे कि अगर आपसे आता है कि हाउ डिड महात्मा गांधी स्टैब्लिश हिमसेल्फ एज अ मास लीडर,
तो उसके अंदर हम ये लिख सकते हैं। अगर ये लिखो तो ठीक है, ये मतलब आप उसके इंट्रोडक्शन में दे सकते हो, जो एक बड़ा वाला सवाल आएगा, क्योंकि इसका मैं 2 हिस्सा रखे हैं मैंने। आगे कुछ वीडियो के बाद में अगला हिस्सा और लाऊंगा, जहाँ पर उनको मैं बताऊंगा कि मास लीडर वो कैसे बने, पॉपुलर लीडर कैसे बने, उनके बारे में जितनी भी मिरेकल्स की कहानियाँ, रूमर्स है कि वो जनता के साथ में कनेक्ट कैसे करते हैं। बाकी के लीडर्स कनेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन महात्मा गांधी कनेक्ट कैसे करते हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी नहीं, जनता कनेक्ट करेगी। जनता का लगेगा ये हमारा नेता है, क्योंकि ये हमारे में से ही एक है। तो उसको हमने आगे वाली क्लास के लिए रखा है। तो ये थी हमारी आज की अभी की क्लास, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। जनवरी का महीना आ चुका है, ऑलमोस्ट 2-3 दिन की बात है। आज 29 हो चुकी है आपके, फिर जनवरी का महीना आ जाएगा। आपके जनवरी में प्री बोर्ड्स भी होंगे। मुझे पता है कि लगभग सभी जगह पर, अगर सीबीएसई बोर्ड है तो आपके 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे बोर्ड्स के एग्जाम। अगर राजस्थान बोर्ड है, शिक्षा माध्यमिक वाला है, तो आपके लगभग है ना मार्च के पहले सप्ताह से आपके बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपका ये एंटिसिपेटेड है कि आपके प्री बोर्ड अगर सीबीएसई के तो चल रहे होंगे या स्टार्ट होने वाले हैं, और अगर आप राजस्थान बोर्ड के हैं तो आपके 14 से 15 तारीख के आसपास में लगभग सभी स्कूलों में। 12 के बाद तो फिक्स ही है। 12 के बाद में चाहे वो कोई भी स्कूल हो पूरे राजस्थान की, कहीं ना कहीं पर है ना 1-2 दिन के बाद में आपके 12-13 के आसपास से आपके सबके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि लगभग हम ये देखते हैं कि अक्सर जो स्कूल जो चाहे निजी स्कूल वाले, उनका फोकस ये था कि ज़्यादा नंबर बेहतर आए उनके बच्चों के लिए, तो वो कम से कम 2 प्री बोर्ड करवाते हैं। तो आपके जनवरी का सेकेंड हाफ पूरा प्री बोर्ड में चला जाएगा और फरवरी का फर्स्ट हाफ भी आपका प्री बोर्ड में चला जाएगा। इसीलिए हमारा ये कहना है कि आप इसकी तैयारी करते रहिए, ये भी पढ़ते रहिए। आने वाले समय में थोड़े दिनों बाद, मतलब 10 जनवरी के बाद जब आपके प्री बोर्ड चलेंगे, मैं तभी लाऊंगा, अभी नहीं। जब आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे 10 तारीख के बाद में, मैं आपके लिए एक रिवीजन सीरीज लाऊंगा, वो अभी नहीं। अभी थोड़ा मैं टॉपिक्स को कुछ को कवर करना है, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।